वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो क्लास में। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 8 8वीं कक्षा की विज्ञान, जिसको इंग्लिश में साइंस कहते हैं। ये आप बुक देख रहे हैं, विज्ञान की ये बुक है। स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी छात्र एवं छात्राओं से अनुरोध करते हैं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नेम है दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। तो चलिए हम लोग सब मिलके एक बार पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ूंगा, आप भी इस चैप्टर को, इस अध्याय को मेरे साथ साथ दोहराएंगे और जब क्लास कंप्लीट कर लेंगे तो अपना नाम और आज अपना अटेंडेंस अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर मैंने पूरी वीडियो देखी है, मुझे समझ में आया है या नहीं आया है, और मुझे पूरा समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पदार्थ तो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, कुछ प्रयास करने पर जलाए जा सकते हैं, पर कुछ पदार्थों को जलाना संभव नहीं होता। इसकी जांच करने के लिए पुआल, जिसको इंग्लिश में स्ट्रॉ कहते हैं, माचिस की तीलियां, मिट्टी का तेल, कागज़, पत्थर के टुकड़े, कोयले के टुकड़े एकत्रित कीजिए और अपने शिक्षक महोदय की देखरेख में इन पदार्थों को एक एक कर जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो दाह और नहीं जले तो इसे और दहाए कहते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हम लोग पुआल, माचिस की तीलियाँ, मिट्टी का तेल, पत्थर के टुकड़े, कोयले के टुकड़े वगैरह ले लिए हैं यहाँ पे पदार्थ। और दहाए मतलब जो पदार्थ जलता है उसको हम लोग यहाँ इस बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद जो पदार्थ नहीं जलता उसको इस बॉक्स में लिखेंगे। तो आपने देखा होगा पुआल जो जलता है, कभी न कभी आपने पुआल को जलते हुए ज़रूर देखा होगा। तो ये जलता है तो हम लोग यहाँ पे दहाए लिख देंगे। फिर माचिस की तीलिया में हम लोग दहाए लिख देंगे। मिट्टी का तेल भी जलता है पर पत्थर के टुकड़े नहीं जलते हैं, उन्हें और दहाए लिख देंगे। कोयले के टुकड़े जलते हैं तो बिल्कुल इसमें दहाए लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1.1 में जो आपका पॉइंट है, पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को जलाने के लिए क्या चाहिए तो आप कहेंगे माचिस या लाइटर। बिल्कुल सही बात है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए आपको क्या चाहिए तो आप बिल्कुल कहेंगे या माचिस दे दीजिए या लाइटर दे दीजिए, हम ये दोनों चीज़ से जला लेंगे। क्या किसी और तरीके से भी चीज़ों को जलाया नहीं जा सकता है? आइए पता करें। तो चलिए हम लोग पता करते हैं कि कोई और चीज़ से जलाया जा सकता है या नहीं जलाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अपने आसपास के दो पत्थर उठाइए, इन्हें कसकर आपस में रगड़ें और छू कर देखिए कैसा लगा। अगर इन्हीं पत्थरों को अंधेरे में बहुत ज़ोर से एक दूसरे से रगड़ें तो चिंगारी सी निकलती दिखाई देगी। रात के अंधेरे में घर पर तो ऐसा करके देखिए। किसी ऐसे दिन में जब धूप निकली हुई हो, एक हैंड लेंस और कागज़ लेकर कक्षा के बाहर जाइए और हैंड लेंस से सूरज की रोशनी को कागज़ पर केंद्रित कीजिए। थोड़ी देर में कागज़ को छूकर देखिए क्या महसूस हुआ। हैंड लेंस से को वैसे ही कुछ देर तक पकड़े रहिए। ऐसा करने पर क्या हुआ, जब ये सब करिएगा तो हैंड लेंस से जो प्रकाश पेपर पे जाएगी वो एक बिंदु पर जाके मिलेगी और वो बहुत गर्म हो जाएगा वो कागज़, और वो जलने लगेगा। इन अवलोकनों के आधार पर सोचिए कि जलने से पहले क्या होता है। किसी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऊष्मा या गर्मी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल अच्छी बात है, सही बात है। असल में जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है, और जब तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंच जाता है तो वह जलने लगती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं जल जाती है? क्या जितनी सहजता से कोई कागज़ जल जाता है उतनी ही आसानी से कोई काठ का टुकड़ा भी जल जाएगा? वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। माफ़ कीजिएगा, इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है।
जब तक किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा वह नहीं जलेगा। अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। किसी पदार्थ को जलाने के लिए कम तापमान तक गर्म करना पड़ता है और किसी को ज़्यादा तापमान तक। पदार्थों का ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए क्या कह रहा है। वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुँचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। या वैसा तापमान जो समझते हैं, जब ठंडा पड़ता है तो तापमान घट जाता है और जब गर्मी पड़ती है तो तापमान बढ़ जाता है हम लोग के वायुमंडल का, वातावरण में। तो वो तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है तो उसे ज्वलन ताप कहते हैं। जब तक किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा वह नहीं जलेगा। बिल्कुल सही बात है। जब आपके तापमान में गर्मी कम रहेगी तो वो चीज़ नहीं जलेगी। जब बहुत ज़्यादा हीट अगर उत्पन्न होगी तो वो चीज़ जलने लग जाएगी। अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। किसी पदार्थ को जलाने के लिए कम तापमान तक गर्म करना पड़ता है और किसी को ज़्यादा तापमान तक। पदार्थों का ज्वलन ताप उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ सकता है, जिसे दावानल कहते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है। जब गर्मी के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो सूखी घास में आग पकड़ लेती है और पूरा जंगल आग की लपेट में आ सकता है। अभी हाल ही में अमेरिका में इतनी खतरनाक आग लगी थी, बहुत सारे लोग उसमें जल गए थे। पूरा जंगल धूं धूं करके जलने लगा था अभी 1 महीना पहले। वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है आसानी से आग पकड़ लेता है। कभी कभी माचिस की तीली ऐसे ही स्टोव के बर्नर के बगल में आग की ज्वाला से दूर रहने पर भी आग पकड़ लेती है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। पेट्रोल अधिक ज्वलनशील पदार्थ होता है। जब आप पेट्रोल को आग लगाइएगा तो वो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेगा और बहुत ही उसको बुझाना मुश्किल हो जाता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि सफ़ेद फास्फोरस नामक पदार्थ, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन पहले से है और अंडरलाइन मैं कर देता हूँ। सफ़ेद नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही जल उठता है। सफ़ेद फास्फोरस नामक जो पदार्थ होता है वो ज्वलन ताप इतना उसका कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही जल उठता है। मतलब कमरे के जो तापमान कमरे का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर उसको केल्विन में बदलिएगा तो वो 298 केल्विन हो जाता है। इसलिए उसे हाथ से नहीं छूते और पानी के अंदर रखना पड़ता है। ऐसे ही बच्चों आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि केरोसिन तेल में हम लोग सोडियम को रखते हैं, नहीं तो सोडियम ब्लास्ट कर जाता है। वो एक मेटल होता है सोडियम, उसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। आप लोग यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं उसको। जलने के लिए क्या चाहिए? हमने जाना कि जलने की एक आवश्यक शर्त है कि पदार्थ को गर्म करने एक निश्चित तापमान पर पहुंचना होता है। क्या जलने के लिए कुछ और भी चाहिए? आइए पता करते हैं। क्रियाकलाप 2 में देखिए, यहाँ पे आप मेज पर जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कोई बड़ा सा जार या बोतल रखिए तथा अवलोकन कीजिए। आप पाएंगे कि मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? दूसरी बार जब आप जलती हुई मोमबत्ती को जोर से ढकते हैं तो जब उसकी ज्वाला बुझने की स्थिति में आने लगती है उस समय जार को हटा लीजिए। आप क्या पाते हैं? आप पाएंगे कि मोमबत्ती की ज्वाला पहले की तरह ही हो गई है। इससे पता नहीं चलता है, आप पाएंगे कि मोमबत्ती की ज्वाला पहले ही तरह ही हो गई है। इससे क्या पता चलता है? क्या इससे पता नहीं चलता है कि दहन के लिए हवा का होना आवश्यक है? बिल्कुल सही बात है। हवा, जिसको आप लोग ऑक्सीजन भी कहते हैं, दहन के लिए ऑक्सीजन का होना अति आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई भी चीज़ नहीं जल पाएगी। आपने वर्ग 7 में ऑक्सीजन की कहानी में जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किए गए प्रयोग को पढ़ा होगा। उस प्रयोग को पुनः पढ़ें। आप पाएंगे कि मोमबत्ती के जलने में हवा में उपस्थित ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। जो
जोसेफ प्रिस्टले थे। वो कहते थे कि मोमबत्ती के जलने में हवा में उपस्थित ऑक्सीजन गैस बिल्कुल सहायक होती है, और ये पूरी दुनिया इस चीज़ को मानती है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा या हवा नहीं रहेगी तो कोई भी चीज़ नहीं जल पाएगी। आप इसे इस तरह के चित्र से समझ सकते हैं। जब मोमबत्ती जल रही थी तो उसके ऊपर से गिलास से ढका गया। जब पूरी तरह से गिलास को आप ढक दीजिएगा तो मोमबत्ती बुझ जाएगी, क्योंकि गिलास के अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो नहीं रहेगी। ऑक्सीजन मोमबत्ती को मिलना बंद हो जाएगी, इसकी ज्वाला ख़त्म हो जाएगी और वो धीरे धीरे करके बुझ जाएगी। अब देखिए क्रियाकलाप 3 में कागज़ की कटोरी बनाकर पानी गर्म करना। क्या आप ये जानते हैं कि पानी को कागज़ की कटोरी में गर्म किया जा सकता है? इसके लिए कागज़ की कटोरी बना लीजिए तथा उसे जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाइए। आप देखेंगे कि कागज़ जल जाता है। अब आप एक और कटोरी बनाइए तथा उसमें पानी भरकर मोमबत्ती की लौ के ऊपर ले जाइए। क्या कागज़ की कटोरी जलने लगी? कागज़ की कटोरी नहीं जलती है। आप पाते हैं कि कागज़ की कटोरी से ऊष्मा का संचरण जल में होता रहता है और कागज़ जलने से बच जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे सीधे हम लोग इस तरह से समझते हैं कि कागज़ का कटोरे में अगर आप पानी भरिएगा तो कागज़ नहीं जलेगा और पानी गर्म हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर सिंपल कागज़ लीजिएगा और उसको मोमबत्ती से जलाइएगा तो कागज़ जल उठता है। पर कागज़ अभी क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि कागज़ के अंदर पानी है, जिसको कागज़ की कटोरी बना के आप या हम जलाते हैं। कागज़ के अंदर जो पानी रहेगा, इस कटोरी में जैसे पानी है, तो वो पानी मोमबत्ती के जो लौ है उस हीट को पानी एब्जॉर्व कर लेगा और पानी गर्म हो जाएगा, जबकि कागज़ नहीं जलेगा। आपने देखा होगा लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। केरोसिन वाले स्टोव में एक छिद्राकार लोहे का गोल वलयाकार रचना होती है, जिससे होकर नीचे से हवा का प्रवेश होता है, जिससे बर्नर में केरोसिन तेल से भीगे कपड़े की बत्ती में तेल को जलने में मदद करता है। गैस स्टोव के बर्नर में कई छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे हवा प्रवेश करती है और ईंधन को जलाने में मदद करता है। यहीं पे भी सेम टू सेम बात है। हम लोग खाली स्थान और जो छोटे छोटे छिद्र बनाते हैं गैस चूल्हा में, तो वो इसलिए बनाते हैं कि ऑक्सीजन पास हो सके। क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हम लोग दहन नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज़ को जला नहीं पाएंगे। दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। इसे उपरोक्त उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। साधारणतः जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें तीन चीज़ों की आवश्यकता है। ज्वलनशील पदार्थ का होना, पहली आवश्यकता ज्वलनशील पदार्थ का होना। दूसरी आवश्यकता है ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय। तीसरी आवश्यकता है हवा की ज़रूरत। आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में माचिस की तीली एवं लकड़ी इत्यादि आसानी से नहीं जलते हैं। इससे क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसके दो कारण हैं कि ठंड में वातावरण का ताप कम होता है और नमी रहती है। बरसात में नमी ज़्यादा होती है। गर्मी के दिनों में नमी की मात्रा कम रहती है तथा वातावरण का तापक्रम ज़्यादा होता है। ऐसे दिनों में आप देखेंगे कि माचिस की तीली या गोईठा आसानी से जल जाता है। यदि ये सभी जलावन नम हों तो जलने में कठिनाई होती है। गोईठा, लकड़ी इत्यादि भी केरोसिन डालकर जलाने से जल जाता है। जब बारिश होती है या बरसात के मौसम में जब आप देखते हैं कि लकड़ी भीग गई है तो वो नहीं जलती है, क्योंकि उसके अंदर नमी आ जाती है और नमी से कोई भी चीज़ नहीं जलती है, जलने में कठिनाई होती है। मगर अगर उस भीगी लकड़ी में भी अगर आप केरोसिन ऑयल डाल दीजिएगा अधिक मात्रा में तो लकड़ी जलने लग जाती है। अब देखिए यहाँ पे माचिस की कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। आप जानते ही होंगे कि पुराने समय में चकमक पत्थरों को आपस में रगड़ने से निकलने वाली चिंगारी से आग जलाई जाती थी। माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले सन 1680 में हुआ था। रॉबर्ट बॉयल ने कागज़ के टुकड़ों पर सफ़ेद फास्फोरस लगाकर उसे सल्फर लगे कागज़ पर रखा। ऐसा करने पर कागज़ ने आग पकड़ ली। सफ़ेद फास्फोरस बहुत ही कम तापमान पर आग पकड़ लेता है, इसी कारण से ये बहुत ख़तरनाक भी होता है। इस तरह से माचिस काफ़ी ख़तरनाक थी।
माचिस का जो रूप आज है उसके बनने की शुरुआत 1845 में लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद हुई। लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता बल्कि रगड़ने पर ही जलता है। अपने घरों में जो माचिस की डिब्बी आप देखते हैं उसमें तीलियों पर लगा रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है। डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। माचिस की तीलियों डिब्बी पर रगड़ने से आसानी से जल उठती हैं और अपने आप नहीं जलती, इसलिए ख़तरनाक भी नहीं है। लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टान ने 1855 में स्वीडन में बनाई थी। जो हम लोग के घर में जो माचिस होती है वो माचिस सफ़ेद फास्फोरस की नहीं होती है, जब बल्कि लाल फास्फोरस की होती है, क्योंकि सफ़ेद फास्फोरस बहुत ही कम ताप पर आग पकड़ लेता है। आपके यहाँ पे दिया ही हुआ है, ये क्वेश्चन रह सकता है आगे कि सफ़ेद फास्फोरस कितने अधिक तापमान पर आग पकड़ता है कि कम तापमान पर आग पकड़ता है, इसलिए जिस चीज़ में लगे उसको अंडरलाइन कर लेना है। यहाँ पे लाल फास्फोरस, हम लोग की जो माचिस होती है वो लाल फास्फोरस की होती है, इसीलिए आपने माचिस में देखा होगा कि उसमें सेफ्टी मैचिस लिखी रहती है। मोमबत्ती का इतिहास अब पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम लोग मजाक करते हुए इस चैप्टर को पूरा पढ़ते हैं। देखिए, एक छोटी सी मोमबत्ती के जलने में बहुत सी जानकारी छुपी होती है। आइए इसी मोमबत्ती के माध्यम से जलने की प्रक्रिया को और अच्छे से समझने का प्रयास करें। माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। उन्हें विज्ञान से काफ़ी लगाव था और विज्ञान के प्रचार के लिए जगह जगह जाकर भाषण देते थे तथा लोगों में वैज्ञानिक समझ विकसित करते रहते थे। 1860 में इन्होंने लोगों को मोमबत्ती का इतिहास बताया, जिसका सारांश है। मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी है। इसको भी यहाँ से आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये आगे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन का आंसर देखिए ऐसे ही बनता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग भी आपका जो बुक होगा उस बुक से पढ़िए, चाहे अगर बुक नहीं है तो यहाँ पे मैं बुक से पढ़ा ही रहा हूँ, बुक की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप यहाँ से ही पढ़ सकते हैं। यह मधुमक्खी के छत्ते से भी निकल जाती है। देखिए, मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है। जो ईंधन होती है पेट्रोल, कोयला, गैस, वैसे ही मोम भी एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। यह मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। मोम जो होती है वो मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। इसमें एक बत्ती लगी होती है जो चारों ओर मोम से घिरी होती है, अतः इसका नाम पड़ा मोमबत्ती। बिल्कुल सही बात है, एक बत्ती होती है वो चारों ओर से घिरी होती है। आप लोगों ने मोमबत्ती जलाई भी होगी। बत्ती पर भी थोड़ा मोम लगी होती है जिसे जलाई जाती है। बत्ती जब जलने लगती है तो उसके आसपास नीचे वाला मोम पिघलने लगता है। पिघली मोम धागे की सहायता से ऊपर चढ़ती है और गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन देती है। यह जो मोमबत्ती होती है वो हाइड्रोजन और कार्बन देती है, मतलब मोमबत्ती हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण है। हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनाता है और कार्बन को भी जलाता है। कार्बन का कुछ भाग बच भी जाता है जो कि ज्वाला के बाहरी भाग में जलता है। यह काफ़ी मात्रा में ऊर्जा देती है। इस तरह मोमबत्ती प्रकाश और ऊष्मा देती है। उसने ये प्रमाणित भी किया कि आप भी कर सकते हैं। 50 मिलीलीटर का एक बीकर या शीशे का गिलास लीजिए, उसमें कुछ बर्फ़ डालिए, बीकर के नीचे एक मोमबत्ती जलाकर रखिए। गिलास या बीकर के नीचे जलवाष्प या का उपस्थित होना यह प्रमाणित करता है कि जलने पर जलवाष्प बनता है। जो गैस इससे निकलती है उसे अगर चूना पानी के अंदर बहाया जाए तो इसका दूधिया हो जाना इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी को दर्शाता है। बच्चों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप वीडियो का रिजोल्यूशन 480p या 720p करके देखें, तब आपको एकदम क्लियर दिखेगा। और जिन्होंने क्लास किया है वो अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में लगाएंगे अपना नाम लिखकर कि सर मैंने क्लास कर लिया है, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। तो क्रियाकलाप 4 देखिए। आपने दिए में तेल से भीगी बत्ती तो देखी होगी। रुई में तेल सोखकर ऊपर आता रहता है और चलता रहता है। बिल्कुल इसी तरह से मोमबत्ती में पिघली हुई मोम मोमबत्ती में ऊपर की ओर चढ़ती है। अब आप कह सकते हैं कि क्या कि मोमबत्ती में ये पिघली हुई मोम जलती है।
एक मोमबत्ती की लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर कांच की नली लगाइए, दूसरी ओर एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाइए। क्या हुआ, अवलोकन कीजिए। क्या हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती के लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर से जो सफ़ेद धुआं निकलता है यही असल में जलता है, यानी मोमबत्ती में मोम की वाष्प जलती है। आइए एक और प्रयोग से इस अनुमान की पुष्टि करते हैं। क्रियाकलाप 6 में आप देख सकते हैं, एक मोमबत्ती जलाइए, इसे 1-2 मिनट तक जलने दीजिए, इसके बाद इसे बुझा दीजिए। आपको एक सफ़ेद धुएं की लाइन सी दिखाई देगी। एकदम जल्दी से एक जलती हुई तीली धुएं के इस लाइन के पास लाइए। क्या हुआ, बत्ती को जलती हुई तीली से छुआइए। बिना ही बत्ती को जलती हुई तीली से छुआए बिना ही हमने मोमबत्ती जला दी। अपने शब्दों में इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए, जब हम लोग एक मोमबत्ती लेते हैं और उसको जलाते हैं, जब 2 मिनट के जलने के बाद बुझाते हैं तो सफ़ेद धुएं की लाइन दिखाई देती है। एकदम जल्दी से एक जलती हुई तीली धुएं के इस लाइन के पास लाते हैं तो वो तीली और भड़क उठती है। जब हम मोमबत्ती की बत्ती को माचिस से जलाते हैं तो सबसे पहले बत्ती के जलने से गर्मी पैदा होती है, जिससे तापमान बढ़ने लगता है। इससे ठोस मोम गर्म में और फिर गर्म मोम को वाष्प में बदल जाती है। अतः अंत में मोम की यह वाष्प ऑक्सीजन से क्रिया करती है। क्रियाकलाप 7 में देखिए, क्या आपको मोमबत्ती की लौ में कोई काला भाग दिखाई देता है? कांच की मुड़ी हुई नली को इस काले भाग में टिकाइए। इस बार धुएं का रंग कैसा दिखता है? लौ के इस दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है। ये जो हम लोग क्रियाकलाप जो किए, मोमबत्ती के लौ में कोई एक काला भाग दिखाई दिया जब हम लोग मोमबत्ती जलाए थे। यहाँ पे यही क्रियाकलाप 6 में जब हम लोग मोमबत्ती को जलने दिए थे 2 मिनट तक, उसके बाद उसको बुझा दिए थे और बुझाने के बाद सफ़ेद धुएं की लाइन दिखी थी। जल्दी से जल्दी तीली धुएं को उसके पास लाए थे तो क्या हुआ था? तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे बता रहा है कि आपको मोमबत्ती की लौ में कोई काला भाग दिखाई देता है। बिल्कुल दिया था। कांच की मुड़ी हुई नली को इस बार इस काले भाग में टिकाइए। इस बार धुएं का रंग कैसा दिखता है? लौ के इस दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है। यानी इससे हम लोग कह सकते हैं कि इसका कार्बन, मोमबत्ती में कार्बन मौजूद होता है, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। क्या कभी आपने सोचा कि आग गर्म क्यों होती है? हमने पाया कि जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो ऊष्मा निकलती है। आइए ये समझने की कोशिश करें कि ईंधन को जलाने पर इतनी ऊष्मा क्यों निकलती है। जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनता है। यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह नया पदार्थ काफ़ी अस्थायी होता है, जिस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसका ऊष्मीय मान बहुत ज़्यादा होता है। अतः आग गर्म होती है। आपने घर, खेत खलिहान, दुकानों और कारखानों में कभी आग लगते देखा या सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि झारखंड का खनिज इलाका आज भी आग के लिए संवेदनशील है? झारखंड के खनन क्षेत्रों में आग लगना आम बात है। यदि आपने इस तरह की कोई घटना देखी हो तो इसके बारे में चर्चा कीजिए। आग पर नियंत्रण कैसे करें? देखिए, झारखंड में जो खनिज का इलाका होता है वहाँ आग लगती रहती है और ये सही बात भी है। झारखंड का जो खनन क्षेत्रों में आग लगना है वो बिल्कुल आम बात है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग से खुद से पूछा है, ओरली मतलब मुंह में ही जवाब दे देना है। आपने इस तरह की कोई घटना देखी हो तो इसके बारे में चर्चा कीजिए। अमेरिका में भी इसी तरह की एक आग लगी थी, जो हम लोग पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। आग पर नियंत्रण कैसे करें? क्या आपके निकट शहर या नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? क्या कभी आपने आग बुझाते हुए देखा है? साधारणतः वह आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जल वाष्प बनती है वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। आग के फैलाव को रोकने के लिए इन 3 में से किसी एक काम को करना पड़ेगा। पहला काम क्या है? क्वेश्चन, दाह्य पदार्थ को हटा देना। दाह्य जो हम लोग पहले यहाँ पे देख चुके हैं,
जो जलता है, वैसा पदार्थ जो जलता हो। देखिए यहाँ पे पुआल, माचिस की तीली, मिट्टी का तेल, कोयले के टुकड़े सब धाय पदार्थ है। तो यहाँ पे हम लोग को कह रहा है कि आग पर नियंत्रण कैसे किया जाए। तो धाय पदार्थ को हटा देना चाहिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देनी चाहिए। आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन का महत्व होता है और बहुत ही आवश्यक है ऑक्सीजन, नहीं तो कोई भी चीज़ दुनिया में जल ही नहीं पाएगी। उसके जल और तीसरा जो काम है उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना। उसका जो ज्वलन ताप है उसको अगर बढ़ा दीजिएगा तो आग नियंत्रण आ सकती है, नियंत्रण में आ सकती है। आइए अब आग बुझाने वाले संयंत्र जिसे अग्निशामक कहा जाता है के बारे में जानें। अग्निशामक को इंग्लिश में फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं। ये देखिए, ये आपका अग्निशामक है, ये चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये आपका अग्निशामक है, एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरा होता है, दूसरा जिसमें कांच के एक शीशी में अम्ल और जिसे पात्र में कांच का बोतल रखा होता है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा होता है। आग बुझाने की प्रक्रिया में जब कांच की बोतल का मुंह तोड़ा जाता है तो यह अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो आग का हवा से संपर्क तोड़ देता है, जिससे आग बुझ जाती है। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, जिसको हिंदी में हम लोग अग्निशामक कहते हैं, वो सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन होता है, मतलब सॉल्यूशन होता है। आग बुझाने की प्रक्रिया में जब कांच की बोतल का मुंह तोड़ा जाता है, जब ये इस चीज़ को हम लोग हटा देते हैं तो ये अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना देता है। आप जानते हैं कि CO2 आग का दुश्मन है, जो आग की हवा से संपर्क तोड़ देता है, जिससे आग बुझ जाती है। CO2 का मुख्य काम होता है कि ऑक्सीजन को आग का संपर्क तोड़ देना, ऑक्सीजन से आग का संपर्क खत्म कर देना। जब कोई भी चीज़ आग से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कोई भी चीज़ एकदम सिंपल बात है कि वो टूट जाएगी, आग बुझ जाएगी। अब सरकार आदेश के अनुसार कार्यालय, संस्थान या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में इन्हें रखना अति आवश्यक है। सही बात भी है, आपने इस तरह के यंत्र को मॉल में और अपने स्कूल में ज़रूर देखा होगा। बहुत सारे स्कूल में, बिहार के नहीं है पर बहुत से स्कूल में बिल्कुल इसको रखना आवश्यक हो गया है। कुछ सावधानियों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। यहाँ जहाँ बिजली से आग लगी हो वहाँ पानी का उपयोग नहीं किया जाए। ये बिल्कुल सही बात है, जहाँ बिजली से आग लगी हो वहाँ पानी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ तेल में आग लगा हो तो पानी नहीं डालिए, जहाँ तेल में आग लगा हो तो पानी नहीं डालिए, क्योंकि पानी तेल से भारी होने के चलते नीचे हो जाएगा और आग बुझ नहीं पाएगी। यहाँ पे सिंपल बात है, पानी तेल से भारी होने के चलते नीचे हो जाएगा और आग बुझ नहीं पाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि पानी का घनत्व मतलब जो वेट होता है, मतलब किलो, मतलब कि वेट जो होता है, वज़न जो होता है, वो तेल से अधिक होता है और तेल हमेशा पानी की सतह पे तैरता है। मगर जहाँ तेल में आग लगा हो तो पानी नहीं डालिए, क्योंकि पानी तेल से भारी होने के चलते नीचे हो जाएगा और आग बुझ नहीं पाएगी। पानी नीचे हो जाएगा, तेल सतह पर तैरने लगेगा, इसलिए आग नहीं बुझ पाएगी। आप पेट्रोल पंप के नज़दीक बाल्टी में बालू रखा देखते होंगे, ज़रा सोचिए ऐसा क्यों होता है। आप अपने शहर के पेट्रोल पंप में ज़रूर गए होंगे, आपने देखा होगा कि बाल्टी में बालू रखा होता है। ज़रा सोचिए ऐसा क्यों है। क्या आपने अपने नज़दीकी अग्निशमन सेवा का टेलीफोन नंबर नोट किया है? इसका क्वेश्चन दे दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। आप पेट्रोल पंप के नज़दीक बाल्टी में बालू रखा देखते होंगे, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बालू जब हम लोग आग पे डालते हैं तो उससे बालू आग को हवा का संपर्क तोड़ देता है। जब हवा नहीं रहेगी तो आग जलेगा ही नहीं। यही आग हवा ही का कारण है। आग जब जलती है तो वो हवा के ही कारण जलती है, वरना वो आग नहीं जलेगी। क्या आपने अपने नज़दीकी अग्निशमन सेवा का टेलीफोन नंबर नोट किया है? पटना में इसका नंबर 101 या इतना इतना है। आपके आसपास अगर कहीं आग लग जाए तो तुरंत अग्निशमन सेवा का टेलीफोन करने के लिए नज़दीक के अग्निशमन सेवा का संपर्क नंबर अवश्य रखिए। अग्निशमन सेवा आपको थोड़ा सा कठिन वर्ड लगता होगा और इसका जो इंग्लिश का
वर्ड होता है, इंग्लिश का नाम होता है वो फायर ब्रिगेड होता है। आपने ज़रूर से सुना होगा फायर ब्रिगेड। लोग जब आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड बुलाते हैं, वो आग को बुझा के जाती है। बड़ा बड़ा टैंक लेके आते हैं पानी का। अग्निकांड क्यों? कोयले की खानों में कोयले के सौते दहन के कई खतरनाक अग्निकांड के बारे में आपने सुना होगा, जिससे हर एक वर्ष बहुत जान माल की क्षति होती है। जंगल में सौते अग्निकांड या तो अधिक गर्मी से हो सकता है, या कभी आकाशीय बिजली के गिरने से, या कभी कभी पौधों के आपसी रगड़ से। हम त्योहारों पर जो पटाखे जलाते हैं, यह भी अग्निकांड का प्रमुख कारण हो सकता है। विस्फोट एक तरह के तीव्र दहन का ही उदाहरण है। क्रियाकलाप 8 में देखिए, आप मोमबत्ती की ज्वाला और रसोई घर के स्टोव की ज्वाला के रंग को ध्यान पूर्वक देखिए। मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। आइए अब इसे क्रमवार समझिए इस चीज़ को। देखिए 3 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। बाहरी भाग नीला और अदीप्त होता है। यहाँ पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध है और यह सबसे गर्म होता है। मध्य भाग पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र है। यहाँ कुछ कार्बन के कण भी होते हैं, ये गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। यहाँ पर भी पूर्ण दहन नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी कम मिल पाता है। यह आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नज़दीक होता है। यह काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह सबसे गर्म क्षेत्र है। यह जो काला रंग का जो दहन होता है मोमबत्ती में, वो सबसे गर्म होता है, सबसे गर्म क्षेत्र होता है मोमबत्ती का, क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। जैसा कि आप पहले जान चुके हैं कि ईंधन जलाने से विभिन्न प्रकार की गैसें हवा में मुक्त होती हैं। इन गैसों का भी हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करने में बहुत बड़ा योगदान है। एक और तो धुआं से जनजीवन परेशान है, वहीं वनस्पतियों भी इससे बर्बाद हो रही हैं। ईंधन, विशेषकर जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन और सल्फर इत्यादि के विभिन्न ऑक्साइड बनते हैं जो बादलों के साथ अम्ल वर्षा करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ईंधन, विशेषकर जीवाश्म ईंधन, यहाँ पे एक वर्ड आया है जीवाश्म ईंधन का। जीवाश्म ईंधन उसको कहते हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जीवाश्म ईंधन में कोयला और पेट्रोलियम वगैरह आते हैं। जीवाश्म ईंधन मरे गले पेड़ और जानवर से बनता है। वैसे जानवर जो मर गल के नीचे समुद्र में चले जाते हैं, उससे तेल निकाला जाता है, वह उसी तरीके से जीवाश्म ईंधन बनता है। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन और सल्फर इत्यादि के विभिन्न ऑक्साइड बनते हैं जो बादलों के साथ अम्ल वर्षा करते हैं। अम्ल वर्षा मतलब एसिडिक रेन मतलब तेज़ाबी बारिश। तेज़ाबी बारिश हम लोग साधारण शब्द में कह सकते हैं, जो पूरे स्किन को खदड़ा देती है। जहाँ तक संभव हो तो हमें धुआं रहित चूल्हे, आदर्श ईंधन की विशेषता रखने वाले पदार्थों का ही उपयोग में लाना चाहिए। इसकी विस्तृत जानकारी आपके वायु एवं जल प्रदूषण में दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। मैंने बारी बारी एक एक लाइन पढ़ के आपको समझा दिया। दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। यहाँ पे क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर करूँगा। चलिए तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहले हम लोग नए शब्द देख लेते हैं। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द हैं, आपको पता होने चाहिए, कभी आगे चल के ये सब काम आएंगे। जीवाश्म ईंधन मतलब फॉसिल फ्यूल हो जाएगा। अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर मैंने वीडियो में ही बताया है एक्सप्लेनेशन में। दहन कंबशन हो जाएगा। अपूर्ण दहन इनकम्प्लीट कंबशन हो जाएगा। दीप्त क्षेत्र ल्यूमिनियस जोन हो जाएगा। चूना पानी लाइम वाटर पूर्ण दहन कंप्लीट कंबशन। हमने सीखा में वही सारा सारांश दिया हुआ है जो इस पाठ में हम लोगों ने पढ़ा। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया। खाना बनाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हमें ईंधन की आवश्यकता है। दहन के लिए दाह्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपलब्धता और उसके ज्वलन ताप तक पहुँचने की आवश्यकता है। वह क्षेत्र जहाँ पदार्थ का पूर्ण दहन होता है ज्वाला का बाहरी क्षेत्र है। ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं
ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ लौ पर गर्म करने पर नहीं जलते हैं और ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। तो हमने सीखा भी पढ़ लिया। चलिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, एग्ज़ाम में आ सकता है। आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? तो ये सारा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए पहले से रखा है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न 1 का उत्तर 1 है। पहले प्रश्न का कुछ उत्तर ये होगा, हम जानते हैं कि आग को जलने के लिए हवा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पानी डालने से भाप बनता है, यह भाप आग को ऑक्सीजन से संपर्क समाप्त कर देता है, इस कारण पानी डालने से आग बुझ जाती है। तो आप इसी तरह सब क्वेश्चन का आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसे ये करता हूँ। आइए हम लोग क्वेश्चन 2 कर लेते हैं। रिक्त स्थान को भरिए। वह न्यूनतम ताप, पहला कॉम में, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं अध्याय में। सफ़ेद फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। ईंधन के जलने पर ऊर्जा और CO2 बनता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। अब निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए। कागज़ के कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज़ जल जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। हमने यहाँ पे इस अध्याय में पढ़ा है कि कागज़ का कटोरा जब गर्म हम लोग करते हैं पानी उस पर, तो पानी हीट को मतलब गर्माहट को ऑब्जॉर्व कर लेता है और कागज़ का कटोरा नहीं जलता है। तो चलिए फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बिल्कुल ये गलत लगा दीजिएगा। दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी चीज़ जलती है तो उसके लिए वायु का होना आवश्यक है, इसमें सही का टिक लगेगा। लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, एकदम गलत बात है। उजला फास्फोरस पकड़ लेता है। चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, बिल्कुल सही। अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, बिल्कुल सही बात है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों का पहला लेसन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो क्लास अच्छा लगा हो आज का तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और सब बच्चे लोग अपना नाम लिखेंगे कमेंट बॉक्स में और ये बताएंगे कि सर हमने इस वीडियो को पूरा देखा है और मेरी समझ में आ गया है। तो चलिए फिर हम लोग दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक और दूसरे लेसन के साथ मिलते हैं। जय हिंद।